अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य का परिणाम अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा है तो परिणाम भी अच्छा होगा, और कर्म में कहीं कमी है तो परिणाम में भी आपको कमी ही नज़र में आएगी, कमी ही मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। स्वागत करता हूं कक्षा 10 का। आज अपने 14 नंबर अध्याय है मन्नू भंडारी साहिबा का। कक्षा 10 की पुस्तक चल रही है और 14 नंबर अध्याय है। इससे पहले के 13 अध्याय और 9th क्लास की दोनों पुस्तकों के वीडियो पार्ट अच्छे से आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अनुरोध, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 2400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। मन्नू भंडारी साहिबा का परिचय आपको बताता हूं मैं, साथ साथ में और रचनाएं भी लिखवा दूंगा और उनका प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि मन्नू भंडारी की कुछ कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जाती रही है। देखिए, मन्नू भंडारी साहिबा का जन्म जो होता है 1931 में होता है, ठीक है। गांव भानपुरा में, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। उनकी इंटर तक की जो शिक्षा दीक्षा है वो राजस्थान के अजमेर शहर में होती है। ये सवाल पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, और पुस्तक है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो इनकी इंटर तक की शिक्षा है ना, तो पूछ लिया जाए सवाल, मन्नू भंडारी साहिबा की इंटर तक की शिक्षा राजस्थान के किस शहर में हुई या किस राज्य में हुई, तो राज्य पूछे तो राजस्थान, और राजस्थान के शहर पूछे तो राजस्थान के अजमेर शहर में। ये सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखना। आगे हम बात करें तो बाद में इन्होंने क्या, हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है, जबकि लेखन कर रही है, लेकिन 2021 के अंदर इनका देहांत हो जाता है साहब, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, हालांकि मृत्यु पूछते नहीं है। स्वतंत्रता के बाद में हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर रही है ये मन्नू भंडारी, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, इसका समय लिख लीजिए 1962। सबसे पहले कहानी संग्रह लिख के उसमें लिखिए एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब का समय 1962। मैं हार गई, मैं हार गई, इसका समय है 1957। मैं हार गई क्या, 1957। यही सच है, यही सच है, समय 1966 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद में त्रिशंकु, त्रिशंकु इसका है 1978। त्रिशंकु का क्या है, 1978। ये है माफ करें कहानी संग्रह जो पाठ में दिए हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी है, आप लिख लीजिए। इनके अतिरिक्त कहानी संग्रह में एक आती है 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 निगाहों की, 3 निगाहों की एक तस्वीर। 3 निगाहों की एक तस्वीर, इसका समय 1968। अब देखिए साथियों, ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो अलग से लिखवा रहा हूँ, ये तो हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और पाठ से सवाल आया तो पाठ के अंदर जो जो रचनाएं दी हुई है केवल वही पूछी जाएगी, ठीक है। और एक रानी माँ का चबूतरा, ये भी इनका कहानी संग्रह है, लिख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। रानी माँ का चबूतरा, तो ये तो हो गए इनके कहानी संग्रह। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर भी कर दें, और पहली बार देखने सब्सक्राइब कर लेना आप। अब लिखिए उपन्यास। इनके उपन्यास डाल के नीचे लिखिए आपका बंटी। बहुत बार पूछा गया है, आपका बंटी, समय है 1971। आपका बंटी का समय 1971। महाभोज का लिखिए, अपने महाभोज का है 1979।
महाभोज का 1979। और इनके अलावा उपन्यास है इनके स्वामी, और एक है 1 इंच मुस्कान, ये भी पूछा गया है। इनके अलावा उपन्यास में लिख लीजिए आप, यहाँ लिख देता हूँ 1 इंच मुस्कान भी, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। ये हो गए इनके उपन्यास। अब वो आगे की जो चीज़ें हैं, नाटक वगैरह कुछ, नाटक में आप लिख लीजिए बिना दीवारों का घर, एक नाटक है इनका बिना दीवारों का घर, नाटक करके लिखिए, नाटक बिना दीवारों का क्या घर, बिना दीवारों का घर, और समय मिलता है इसका 1966, ठीक है। बाकी तो इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी, रजनीगंधा, निर्मला स्वामी, दर्पण, ये सारी की सारी चीज़ें। और आत्मकथा जो इनकी है, देखिए ये यहाँ पर आई, इन्होंने आत्मकथा लिखी है, एक कहानी ये भी। तो ध्यान में रखिएगा, मन्नू भंडारी ने, पूछ लिया जाए सवाल, मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी, एक कहानी यह भी, ठीक है। और प्रकाशन इसका 2007। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उनको अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सभी पुरस्कार है जो शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या फिर उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी, प्रामाणिक अनुभूति है जो मिलती है। उनकी रचनाओं में क्या स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी है जो देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं एक कहानी यह भी, जो आज का हम अध्याय देखेंगे, इसके अंदर क्या है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा है जो नहीं लिखी है, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे, यूँ कहें सिलसिलेवार दृष्टि से आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है, उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए थे। अपनी आत्मकथा में केवल और केवल वर्णन क्या किया है, उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग थे ना, उनके लेखकीय जीवन को ही किया है, लेखकीय जीवन से जो जुड़े रहे हैं उसी चीज़ को व्यक्त किया है। ये जो अंश है, एक कहानी ये भी जो आत्मकथा है, उसका जो अंश है ये एकमात्र, तो संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। तो इसके बारे में पूछ ले तो ये जो एक कहानी ये भी आत्मकथा है इनकी, उसका एक ये अंश है केवल, ठीक है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, और इन्होंने ही क्या, इनके जो लेखकीय व्यक्तित्व है इनका लेखन के क्षेत्र में, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी के लेखकीय जो व्यक्तित्व है उनका, उसको निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो यहाँ पर इस अध्याय के अनुसार, इस अंश के अनुसार शीला अग्रवाल, ध्यान में रखना। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक जो पड़ाव है उनको प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, औज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही जो बनता है। ये तो था अपने आज के अध्याय के संदर्भ में। अब हम प्रारंभ करते हैं विधिवत रूप से ये पाठ, एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा का अंश। बड़ा आनंद आने वाला है, बिल्कुल मस्त होकर सुनिएगा, नो टेंशन होकर सुनिएगा, सारी चीज़ें खोपड़ी के अंदर उतरती जाएगी। और सभी को जोड़ लीजिए, आप शेयर कर दीजिए वीडियो को,
ताकि औरों को भी लाभ हो सके। देखिए, मैं अपनी तरफ से आपकी मदद कर रहा हूँ श्रेष्ठ तरीके से। अब आप कैसे मदद कर सकते हैं लोगों की? वीडियो को शेयर ही तो करना है। इस प्रकार से आपकी वजह से लोगों की मदद हो जाएगी तो कुछ पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। आप चीज़ों को मेरे साथ इमेजिन करते चलिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई फिल्म चल रही है। देखिए, अब समझिए अपने आप को मन्नू भंडारी जैसे बोल रही है कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से है। तो यादों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। पिताजी का साम्राज्य मतलब ऊपरी वाली मंजिल में पिताजी जो रहते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। देखिए, वो जहाँ पर रहते थे ना, उस कमरे में क्या सारा कुछ किताबें इधर उधर अव्यवस्थित सी पड़ी रहती थी। या तो वे कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। वैसे यहाँ पर डिक्टेशन का मतलब होता है बोलते रहना, ठीक है, कुछ बोलना, डिक्टेशन बोलना। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, तो अजमेर से पहले पूछ लिया जाए तो कहाँ पर थे? इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा, अब पूछ लिया जाए वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस से, ठीक है। शिक्षा के वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, पदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। कब? जब इंदौर में थे। एक और बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। तो यहाँ पर ये पंक्ति दे दी, मान लो एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। यहाँ पर वे कौन है? इनके पिताजी मन्नू भंडारी साहिब आगे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। कि मैंने इनको सुना, देखा, तब तो क्या इन गुणों के वो भग्नावशेष बचे थे, केवल उनको ढो ही रहे थे वो। और एक बहुत बड़े आर्थिक झटका लगा, उसके कारण क्या इंदौर से कहाँ पर आ गए? अजमेर आकर रहने लगे साहब हम, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। इंदौर से कहाँ आकर? अजमेर आकर। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था ये। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया, मतलब पैसा नहीं दिया बिल्कुल। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे जो सकारात्मक पहलू है उनको निचोड़ना है जो शुरू कर दिया। गरीबी क्या क्या नहीं दिखाती साहब, पर जो मजबूत होकर डटा रहता है वही डटा रह सकता है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। मतलब बच्चों से वो कहते नहीं थे कि यार ये कमी है, वो चल रहा है, ये चला, कि उनको भी नहीं बनाते। नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध भरकर हमेशा माँ को कंपाती, थरथराती रहती थी। यानी कि पहले सब कुछ ठीक था जीवन के अंदर, बिल्कुल रईस थे वो। जैसे जैसे आर्थिक झटका लगा, नीचे आए, तो वो उनकी जो रईसपन था वो कम होता चला गया। चीज़ें बिल्कुल उसी चीज रईसपन में रही, और वो क्या क्रोध में बदलती गई। जब इच्छाएं, सपने मरते जाते हैं, पूरे नहीं होते, तो फिर क्रोध, आदमी क्रोधित हो जाता है, कुंठित हो जाता है एक तरीके से। तो वो क्रोध किस पर उतारते थे फिर? वो माँ के ऊपर, मतलब अपनी पत्नी पर। यहाँ पर लेखी कह रहे माँ थरथराती थी, फिर वो उनके ऊपर चलता था उनका। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की
जाने कैसी गहरे चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया। पहले वो आंख बंद कर पर सब पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन अपनों के विश्वासघात ने उनको इतना संदेह करने वाला बना दिया, शक्की मिजाज का बना दिया कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। कुछ किया नहीं हमने तो भी उनको डाउट हो जाता, शक हो जाता, कुछ गड़बड़ा मामला, तो हर बात पे शक करने लग गए थे। पर यह पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है। यहाँ पर लेखिका कह रहे कि पिताजी के बारे में ये इसलिए नहीं बता रहे कि उनका गौरवगान करना है मुझे, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, कि उनके जीवन से मेरे जीवन के अंदर क्या क्या चीज़, क्या खूबियाँ आई है और क्या कमियाँ आई है, या कि अनजाने अनचाहे फिर अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। अब लेखिका कि मैं काली हूँ, बचपन में मरियल और दुबली भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। अब देखिए, 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम है? सुशीला। ध्यान में रखना, मन्नू भंडारी से 2 साल बड़ी जो बहन है उसका क्या नाम है? सुशीला। उम्र पूछ ली जाए कितनी बड़ी है, और बड़ी 2 साल बड़ी बहन का नाम भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, कि मैंने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन हमेशा उसी से तुलना होती रहती थी मेरी। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। आज भी कोई तारीफ करे तो मामला ऐसा हो जाता है मेरे साथ। शायद अचेतन मन में किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। अचेतन मन में वो सेट हो गया, मैं तो इतनी दुबली काली हूँ और वो ऐसे है, बाकी लोग ऐसे हैं। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। वो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया, मैं भी वैसी होती जा रही हूँ। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रुपयों में मुझ में है। मतलब कि टक्कर उनके पता नहीं कितने गुना मुझ के अंदर है वो चीज़, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। आसन अतीत यानी जो उनका पीछे का जो भूतकाल में जो भी कुछ किया उन्होंने, वो बिल्कुल आसन होकर बिल्कुल बैठा है, उनके अंदर जड़ जमा कर बैठा है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर ही सकता। मतलब कि हम कितना ही कुछ अचीव कर लें, कितना ही कुछ परिवर्तन कर लें, लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसा घटित हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी खोपड़ी अवचेतन के अंदर बैठा रहता है। बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन सकारात्मक चलते रहेंगे तो उसी से निजात पा सकते हैं। छुटकारा नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं रहेगा वो अंश मात्र, लेकिन उसको दबा कर रख सकते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी कौन? हमारी बेपढ़ी लिखी माताजी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य था, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। यहाँ पर पूछ लिया जाए, यहाँ दे दी ये पंक्ति कि धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। उनमें यहाँ पर किसके लिए आया? लेखिका ने किसके लिए प्रयोग किया? माताजी के लिए। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर औचित अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे बड़ी कमाल की बात लिखी है साहब। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं,
चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श जो नहीं बन सका। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटते हूँ कि ये माता पिता की बात छोड़ते हैं। अब मैं खुद की गाथा सुनाती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या कुछ चल रहा था मामला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, तो कौन 5 भाई बहनों में सबसे छोटी अपने लेखिका थी। ठीक है मामला। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। तो पूछा जा सकता है सबसे बड़ी बहन की जब शादी हो रही थी उस समय लेखिका कितने वर्ष की थी? शायद 7 साल की थी। और उसकी एक धुंधली सी याद ये मेरे मन में है कि शादी हो रही थी, वहाँ पे वो लोग आए थे ऐसे कुछ। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, जिसकी हमने जिक्र किया था उस समय कि वो गोरी थी, और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। खेलों में सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़िया के ब्याह भी रचा, जिनमें सतोलिया मेरा खेला हुआ है साहब, लंगड़ी टांग खेला हुआ है, पकड़म पकड़ाई खेला हुआ है। ये मुझे नहीं पता अब किसका कौन सा खेल खेला हुआ है, बताना आप भी। और कमरों के अंदर गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, ये नहीं खेला साहब मैंने। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, ये भी हमने स्कूल में बहुत खेला, गिल्ली डंडा भी खेला, और पतंग उड़ाने इसका शौक़ नहीं है, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर। मतलब भाइयों का दायरा तो क्या था, घर के बाहर ही अधिक रहता था, लेकिन हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित जो बना दिया है। वो एक जोक भी है कि आजकल शहरों में छोटा छोटा फ्लैट बनाया है, तो बिग मायने कहीं है ओट डब्बो सौ कमरों, ओट डब्बो सौ कमरों, अठिन कोई का स्वर्गीय दादाजी टंकरे है, तो अठिन कोई दूसरा आदमी आपकी दादी की फ़ोटो लगा हुआ तो कील ठोके, तो अठिन के आपकी दादी की फ़ोटो लगा हुआ कील ठोके तो बुनला फ्लैट अड़ा के दादाजी है जो नीचे गिर जा। ये एक तरीके से जोक बनाया हुआ है। तो फ्लैट मतलब इतने छोटे छोटे डब्बे से आकार के कमरे हो गए कि इधर कोई आवाज़ करे तो उधर सुनाई दे जाती है सारी की सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, असुरक्षित बना दिया। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र, इनकी जो शुरुआती 1 दर्जन कहानियाँ, उनके आरंभिक जो पात्र हैं ना कहानियों के, वो इसी मोहल्ले ने किसी न किसी का पात्र के रूप में उठाकर रचा है। जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था का आरंभ जो किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी क्या? उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। ध्यान में रखना इस चीज़ को कि हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या रखी गई थी? उम्र में तो 16 वर्ष के होने चाहिए और शिक्षा में मैट्रिक होनी चाहिए, ये हमारे परिवार में क्या थी? योग्यता थी। तो ये सवाल बन सकता है। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की। यहाँ ये योग्यता से तात्पर्य है, तो आप ये चीज़ ऐसे भी सवाल बन सकता है, यानी कि उम्र में तो वो 16 वर्ष की हो गई थी और शिक्षा में मैट्रिक कर लिया था उसने, और शादी करके कहाँ चली गई? कोलकाता। सुशीला कहाँ चली गई? कोलकाता चली गई।
दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। अब सारे भाई बहन चले गए। अब इनको लगता है कि पिताजी का जो ध्यान था ना, पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। यहाँ मुझ आया है लेखिका के लिए। अब पिताजी का ध्यान गया, क्योंकि पिताजी वो गोरी थी सुशीला, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देता था। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से क्या दूर ही रहूं, और रसोई को वे क्या भटियार खाना कहते थे। तो भंडारी साहिबा के पिताजी जो हैं वो रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना। ये भी पूछा जा सकता है। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में डालना है। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। यहाँ वहाँ रहना से क्या तात्पर्य है? भटियार खाना या रसोई में काम वाम करने की, उन्हीं में लगे रहना, क्या अपनी प्रतिभा को दबा देना, भट्टी में झोंक देना, ये पूछा जा सकता है। घर में देखिए साथियों, जहाँ से जो सवाल बन सकते हैं प्रश्न के रूप में बनाकर मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है अध्यापन, लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, सूचना मिलती रहे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। अब स्वतंत्रता वाला माहौल चल रहा था, तो लोग भी आते थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आते थे और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी का क्या प्रिय शगल था, मज़ा आता था बड़ा। पिताजी का बहस करने में ज़्यादा रुचिकर था उनका। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते कि आ बैठ, सुन थोड़ा सा। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों तरफ अभी क्या कुछ है जो चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, बिल्कुल उबाल में था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन है जो आक्रांत था मेरा। आगे हम बात करें 10वीं कक्षा तक आलम यह था, नज़ारा ये था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। 10वीं तक तो मुझे कोई पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये बहसों में। बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। बिना किसी सिलेक्शन की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कोई पता नहीं था। लेखक की अहमियत पता नहीं होती थी कि लेखक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो भी नहीं पता था, बस किताबें पढ़ती थी ऐसे ही। लेखिका सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके, अब देखिए यहाँ पर लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है कि 10वीं पास कब की? सन 45 में, 1945 में। जैसे ही 10वीं पास करके मैं क्या फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका कौन? शीला अग्रवाल से परिचय इनका हो जाता है। ठीक है मामला। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। तो पूछा जा सकता है मन्नू भंडारी साहिबा ने ककहरा कहाँ पर सीखा? तो वो कौन थी, कौन सी जगह थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। सवाल कुछ भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी। किसने? शीला अग्रवाल ने। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत, प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, आगे यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यहाँ तक इन सारे राइटरों को वो पढ़ती चली गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत क्या किया, आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। आगे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, ध्यान में रखना, आगे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, ये पढ़ा। उस समय वह मेरी समझ के क्या सीमित दायरे में समा नहीं पाया था, उतना मुझे समझ आया नहीं था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में
शेखर को फिर से पड़ गई। शेखर एक जीवनी को इस बार कुछ समझ के साथ अब थोड़ा समझ में आया कि ये मामला है इसमें। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य नैतिक अनैतिक सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। केवल प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या, ये गलत और ये सही, लेकिन मैं उन्हें तोड़ती भी जा रही थी। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र पूछा जा सकता है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र किसका? जैनेन्द्र का। भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस हुआ करती थी। उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में जो बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? घर में बैठ कैसे सकती थी? प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। सब जगह यही हो रहा था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का क्या था? उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए और लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि लड़की ये क्या कर रही है, जो घर में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता कह दी थी तो बाहर जाकर ऐसे ऐसे करने लगी है। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, पिताजी चाहते थे कंट्रोल में रहे, तो वो ये चाहते थे और ये चाहती थी आज़ाद होना, वैसे काम करना। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। ये तभी जाना और अपने क्रोध में सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की तो पूछा जा सकता है शादी किसने की? राजेंद्र। तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र साहब भी लेखक हैं। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए। पिताजी की सोच थी कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से जो बच गई, उसके क्रोध से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। तो ये पूछा जा सकता है कथन, ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, पिताजी का कथन है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। और वहाँ जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े थे, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। ये दबंग एक तरीके से लीडर थी, यूँ समझिए। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। आई नहीं घर पे। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। मतलब पिताजी गुस्सा कर आके बोल बाल के गालियाँ वालियाँ निकाल के जब चुप हो जाए ना, ठंडा हो जाए उनका दिमाग, तब मुझे बुलाना। बचपन में आपने भी क्या होगा, कहीं खेलने गए कि मार पड़ेगी बस, तो माताजी शांत हो जाए, पिताजी शांत हो जाए, फिर चलते हैं अपन शाम को। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। अरे वो तो खुश है, आजा। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है। देखिए कितनी प्राउड वाली बात हो गई कि सारी कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा। सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है।
तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। इस कॉलेज में ये कह के आगे बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक रही चुपचाप। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह यकीनन एक तरीके से हकीकत थी। पिताजी को प्राउड हो रहा था कि रोब चल रहा अभी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के निहायत दकियानुस मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की क्या लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी तो दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही हो। हमारे आपके घरों की लड़कियों को ये कोई शोभा देता है क्या? सब कोई मान मर्यादा ज्ञान देने वाले तो आपको पता है फिर आ ही जाते हैं। इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ये वो पड़ोसी आ गए उनके, वे तो आग लगा कर चले गए, बत्ती लगा दी और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बस अब यही रह गया है कि घर आकर लोग थू थू करके चले जाएं। किसका कथन है? पिताजी का। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। वापस क्रोध आ गया साहब। इस सब से बेखबर मन्नू भंडारी कोई पता नहीं है। मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब यहाँ पर पहले तो माफ़ करें, पहले वो एक आग लगा कर चला गया और अब डॉक्टर अंबालाल जी आए। ये क्या कहते हैं देखें, सम्मानित है और मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। अब देखिए कहानी कैसे बदलती है, पिताजी का स्वभाव कैसे तुरंत मूड कैसे चेंज होता है। उन्होंने अंबालाल जी ने देखा इसको मन्नू को और मन्नू को देखते ही बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यह कथन है अंबालाल जी के। यू हैव मिस्ड समथिंग। तुमने कुछ छूट गया, कुछ खो दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे, अंबालाल जी तारीफ पे तारीफ टिका रहे हैं मनु भंडारी की, और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। कहाँ तो उनको गुस्सा आ रहा था, अब उनको संतोष, वो प्राउड वाली फीलिंग, जहाँ क्रोध से क्या प्राउड की तरफ बढ़ रहे हैं, वो शांत होकर बदल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने क्या ली राहत की सांस ली। यहाँ पर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। वो चाहते तो थे कि मेरा बच्चा विशिष्ट बने, सम्मान पाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि समाज क्या कहेगा या खुलकर बाहर निकलें करेंगे तो। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही क्या है, टकराहट का है। दोनों विपरीत चीज़ें हैं ये। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने क्या नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। तो कब ये पूछा जा सकता है, सन 47 में नोटिस थमा दिया था किसको? शीला अग्रवाल को। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का क्या प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर क्या खोलना ही पड़ा।
जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो सबसे बड़ी खुशी यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947। ये हुआ अध्याय समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना है, शेयर करना है। शब्दार्थ देख लेते हैं। अहमवादी यानी घमंडी, भग्नावशेष यानी खंडर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलाना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व या दबदबा। राजेंद्र साहब का मैंने बता दिया। यहाँ हिंदी के जो प्रमुख कथाकार है और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र साहब के बारे में कहा गया। महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है और दास साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। दास साहब मन्नू भंडारी का जो चर्चित उपन्यास है महाभोज, उसके क्या है? पात्र हैं। तो ये पूछा जा सकता है। तो ये था अध्याय। ये तो एक डायरी का पन्ना दिया हुआ है। यह था अपना अध्याय कंप्लीट। अब अनुरोध, लाइक कर दो, शेयर कर दो, नहीं किया तो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मेरा दूसरा चैनल आदि की आवाज़, उस पर मैंने आज वीडियो डाला है, एक बड़ा ही मोटिवेशनल वीडियो, वो भी जाकर सुने, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।